Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स का ये 20वां पार्ट है। इसके पहले 19 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो जो ये क्रैश कोर्स हम जनरल साइंस का पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, वो हम पढ़ रहे हैं, उसका ये 20वां लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में हम ऊष्मा पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे। हीट के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है ये और बहुत ही इजी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पे हमारा फेसबुक लिंक होगा। उसके थ्रू आप जाकर हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप पोस्ट किया कीजिए जो भी आपके डाउट हो, उसका आंसर दिया जाएगा। और भी आपको बहुत सारे अपडेट वहाँ मिलते रहेंगे। तो हमारे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। चल देखिए, सबसे पहले ऊष्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, हीट के बारे में। हीट है क्या? ठीक है, तो हीट ना, यह वह एनर्जी है, हीट ऐसी एनर्जी है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है। अगर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से जो है अधिक तापमान से लेकर कम तापमान में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो जो स्थानांतरण हो रही जो एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, इसी को ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है, ऊष्मा का जो SI मात्रक है वो जूल है। कार्य का भी जो SI मात्रक है वो जूल है, एनर्जी का भी SI मात्रक जो जूल है। तो वैसे ही हीट का जो SI मात्रक होता है जूल होता है, और कैलोरी भी होता है, इंटरनेशनल कैलोरी भी होता है। ये मैं अभी बताऊंगा कैलोरी और इंटरनेशनल कैलोरी में क्या फ़र्क है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद करना चाहिए कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है और ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। आपको क्या याद करना है? एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। ठीक है, एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इस लाइन का मतलब, कि अगर आप 4.186 जूल काम करते हैं, इतना कार्य करते हैं, तब आप एक कैलोरी ऊष्मा को जनरेट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जिम में जाते हैं तो अगर एक कैलोरी आपको हीट बर्न करनी है तो 1.86 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। और कैलोरी को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि 1 ग्राम हम जल ले लेते हैं, 1 ग्राम जल ले लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये कितना है? 1 ग्राम जल है। ठीक है, ये वाटर है, 1 ग्राम जल है ये। अब इसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी मैंने 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। मतलब कितना बढ़ाया हमने? 1 डिग्री सेल्सियस। ये 0 नहीं, 10 था पहले, 11 मान लिया, क्योंकि 0 पे तो बर्फ़ होगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को 1 कैलोरी कहते हैं। तो दूसरी भाषा में कहें कि 1 ग्राम अगर जल है, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब वहीं एक इंटरनेशनल कैलोरी का मतलब क्या है? ये भी वही है कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ना चाहिए, मगर ये डिग्री सेल्सियस कहाँ से? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वही इंटरनेशनल कैलोरी कहलाएगा। वही एक इंटरनेशनल कैलोरी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं आप? वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस कोई भी है,
यहाँ पे फिक्स हो गया कि अगर ये वाटर का जो टेम्परेचर इनिशियल में कितना हो 14.5 डिग्री सेल्सियस हो, अब ये 1 ग्राम हो और उसका टेम्परेचर 15.5 तक करने में जो कैलोरी चाहिए वो इंटरनेशनल कैलोरी है। इंटरनेशनल आ जाएगा तो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा 14.5 से 15.5, जबकि इन दोनों का अंतर 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ आप समझ चुके हैं तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब वहाँ पे क्या था, जल की मात्रा 1 ग्राम थी, तो यहाँ पे जो 1 पाउंड आ जाएगा। यहाँ पे जल की मात्रा क्या आ जाएगी, 1 पाउंड आ जाएगी। आप जानते हैं पाउंड भी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है। तो 1 पाउंड जल हमारे पास है। अब उसका टेम्परेचर पहले कितना बढ़ा रहे थे, 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे, 1 BTU कहेंगे, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होगा, 1 पाउंड जल का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहेंगे। आप समझ गए होंगे। अब फ़ारेनहाइट अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। फ़ारेनहाइट समझाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर। आपको बता दूं क्या होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप सब जानते होंगे कि ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय मतलब हीट ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ये ट्रांसफ़र होगी। ये तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक कि दोनों का जो डिफरेंस है ये टेम्परेचर का वो ज़ीरो ना हो जाए, मतलब डिफरेंस ज़ीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे जितना टेम्परेचर वही इतना हो जाए, दोनों में अंतर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर वैसे भी आपको फीलिंग आ रही है कि टेम्परेचर क्या होता है। अब टेम्परेचर को आप मापते कैसे हैं तो आपको मालूम है, थर्मामीटर से, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे ताप कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब इसको मापते कैसे, थर्मामीटर से नापते हैं भैया। थर्मामीटर में जो नापते तो हो मगर अलग अलग पैमाने से नाप सकते हैं हम। सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, और रोमर में भी माप सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट केल्विन में भी माप सकते हैं। तो सेल्सियस पैमाना मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, इसका जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, जैसे कुछ रेंज होती है ना, इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक है, तो इसकी जो लोअर रेंज है सेल्सियस की वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है। गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ गलनी शुरू हो जाती है, इसके ज़्यादा टेम्परेचर हो तो। और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा, तो ये आपका ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस पैमाने में लोअर लिमिट होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हायर लिमिट कितनी होती है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतने बीच में माप सकते हैं सेल्सियस पैमाने से। और सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब बीच बीच में जो होगा गैप 1 डिग्री सेल्सियस का गैप होगा। जैसे सेल्सियस पैमाना है जो स्केल है उसमें 0 से 100 वो 100 होंगे, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का गैप होगा। जबकि फ़ारेनहाइट की बात करें, ये स्टार्ट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। मतलब सभी जो है ये वाटर के रेफरेंस में लिए गए हैं। उनका जो गलनांक है उसका बर्फ़ का जब गलती है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 फ़ारेनहाइट पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ये दोनों सेम है। बस ये फ़ारेनहाइट में इतना है और ये डिग्री सेल्सियस में इतना है। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर ना, वही है। मतलब 1 मीटर जितनी लंबाई होगी 100 सेंटीमीटर भी उतनी लंबाई है। वही है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस, आप तो इसके बारे में जानकार हैं 0 डिग्री मतलब सेल्सियस के बारे में, इसलिए आपको वो है। फ़ारेनहाइट में आपने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो जब बर्फ़ गल रही है उसको बोले या 0 डिग्री सेल्सियस है या आप बोले 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बात एक ही है। तो लोअर लिमिट ये है, और हायर लिमिट जो इसकी होती है वो क्या होगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं कितने वो गैप है, पूरा गैप कितना है 180 का गैप है, इसमें 180 का, इसके बीच में 100, ऊपर वाले में 100 गैप था, इसमें 180 गैप है। ठीक है, तो इसको 180 बराबर भागों में बांटा गया। अब रोमर जो पैमाना है ये मिनिमम जो है वो 0 डिग्री आर होगा, 0 डिग्री आर होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हायर
वो आपका 80 डिग्री आर हो जाएगा। 80 डिग्री मतलब ये आपका गलनांक है और ये आपका क्वथनांक है। ठीक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब इसमें कितने हैं, इसमें 80 बराबर भागों में बांटा हुआ है। अब केल्विन, केल्विन जो आपका स्टार्ट होगा ये 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन, क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो आप सिंपली क्या करेंगे, 273 से प्लस कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 273 केल्विन में हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दीजिए। जैसे 3 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो 3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 276 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना आसान है। अब ये भी पूछा जाता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, या सेल्सियस को रोमर में बदलो या सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में। तो आपस में ये बदलना है तो एक मैं सिंपल सी एक लाइन लिख देता हूँ, उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन आएगा बदलने के लिए आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये लाइन याद रखिएगा, C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू R माइनस 0/80 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि 13 डिग्री सेल्सियस को बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप सिंपली डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना, तो ये दोनों चीज़ें आपने ले ली। तो इसमें क्या करेंगे, C की जगह 13 रख देंगे, माइनस 0/100 इज इक्वल टू F की वैल्यू हमें निकालनी है 32/180। तब यहाँ से सॉल्व कर लिया आपने, तो ये सॉल्व कर लेंगे, जो भी F की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब 13 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, हमने बताया 273 डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इन दोनों को हमें लेना है, इन दोनों को लेना है। तो C की जगह क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मैं करके दिखाया तो आपको, C की जगह 13/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100, ये कट जाएगा तो K इज इक्वल टू 273 प्लस 13 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 286 केल्विन आ गई। तो ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को 13 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हमने बदल दिया। वैसे किसी को भी आप बदल सकते हैं, जिसकी वैल्यू दी है उसमें आप पुट कर दीजिए, बाकी जो पूछा गया है उन दोनों को ले लीजिए और आपका ये फॉर्मूला सबके लिए काम आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। अब ये देख लीजिए, आपको मालूम है क्या कि जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, लाखों करोड़ों हाई तक जा सकता है, मगर अगर नीचे लोअर की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस जैसे माइनस में आ जाता है, तो लोअर एक लिमिट तक है, उसके नीचे टेम्परेचर नहीं होता। तो वो लोअर जो टेम्परेचर है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस है लगभग। ठीक है, या आपको कहीं दिखे 273 डिग्री सेल्सियस तब भी कोई दिक्कत नहीं, 0.15 छोड़ दिया। तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जो ये टेम्परेचर की लोअर लिमिट है, पूरी दुनिया में इससे नीचे तापमान कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, इससे नीचे तापमान कहीं हो ही नहीं सकता। तो डिग्री सेल्सियस ये है। अगर केल्विन में पूछा जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो केल्विन में अगर 273 ऐड करना होता है तो 273 ऐड किया तो 273 इधर लिख दिया डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन इजिकल 0 आ गया। तो मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर को ही एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप कहा जाता है। 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होता है। अब केल्विन में डिग्री नहीं होता, फ़ारेनहाइट में डिग्री होता है, आपका जो रोमर था उसमें भी डिग्री होता है, सेल्सियस में भी डिग्री होता है, जबकि केल्विन में डिग्री नहीं होता, याद रखिएगा। और सेल्सियस जो पैमाना है इसको बहुत पहले ना सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता था। अब पारे की मैं खासियत आपको बता दूं, पारा जो थर्मामीटर में भी यूज़ होता है। पारा देखिए, इसका जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इसका जो गलनांक है वो -39 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका क्वथनांक जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 350 से भी ज़्यादा है, 350 से भी ज़्यादा है। तो पारे का उपयोग इसलिए
कि अगर आपको मेज़र करना हो -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो पारे का उपयोग किया जाता है। पारा जो तापमापी है उसका तापमापी का उपयोग किया जाता है अगर टेम्परेचर को -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस मापना हो, तब पारा का उपयोग किया जाता है। और जो पारा थर्मामीटर जो है, पारा तापमापी जो है, उसका जो आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने किया था। अगर इससे कम टेम्परेचर मेज़र करना हो, इससे भी कम मेज़र करना हो, जैसे -100 डिग्री सेल्सियस कम करना मेज़र करना है, तो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। अल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का जो न्यूनतम टेम्परेचर होगा 115 डिग्री सेल्सियस। इसके कम टेम्परेचर पे ही अल्कोहल जमता है, इससे कम तो न्यूनतम जो है, अगर -110 डिग्री सेल्सियस से आपको हाई मेज़र करना है तो आप पारे की जगह किसका उपयोग करेंगे? अल्कोहल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज इतना ही। इसके बाद ये चैप्टर कंटिन्यू हम करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद वाला जो इसका पोर्शन है इस चैप्टर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। जो आपका थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार के बारे में भी बताएंगे, और ऊष्मा का संचरण के बारे में सब बताएंगे आपको। और कुछ नियम है इसमें, जैसे किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।